बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज अंतिम दिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में होंगे शामिल। मिशन 2024 पर होगा मंथन। नई दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक। लोकसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशियों पर हुई चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बैठक में रहे मौजूद। हल्द्वानी मामले के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई। 9 फरार में से 3 नामजद। उपद्रवी गिरफ्तार। अब तक 2 कांग्रेस नेता समेत कुल 14 गिरफ्तार। आज से उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम। 22 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। गढ़वाल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही मिशन 2024 पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय नेता सभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मिशन 2024 पर मंथन किया जाएगा। मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार जारी है। 370 से अधिक सीटें लाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, भारतीय जनता पार्टी का गहन मंथन लगातार जारी है। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज अंतिम दिन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उसमें शामिल होंगे और 2024 की रणनीति पर मंथन करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा देखिए, आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है वो दिल्ली में लगातार जारी है, जिसमें कि यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो वो खुद जो है इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही जो प्रदेश के जो यहाँ पर भाजपा अध्यक्ष हैं वो भी इस दौरान वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के वो भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद है। तो देखा जा सकता है कि लोकसभा के जो चुनाव इस दौरान होने जा रहे हैं उसको लेकर मंथन इस बैठक में किया जाना है कि किस तरीके से लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें जीत हासिल कर सके या फिर किस तरीके से जो है जनता के बीच में जाया जाए, जिससे कि जो केंद्र की बात करें या फिर राज्य की बात करें उसकी जो योजनाएं हैं उसका लाभ इस दौरान जो क्षेत्र की जनता है उनको मिला है या नहीं मिला है। तमाम ऐसे जो है मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर के इस बैठक में चर्चा की जानी है और काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान ये बैठक मानी जा रही है। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया काफ़ी अहम ये बैठक है और भारतीय जनता पार्टी का इस बार का लक्ष्य भी उतना ही अहम है। 370 से अधिक सीटें लाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है और उसी क्रम में सभी कार्यकर्ता उसी ऊर्जा के साथ कार्य करते नजर आ रहे हैं। और उत्तराखंड, जो कि डबल इंजन की सरकार का एक उदाहरण है, उसके ऊपर काफ़ी अहम जिम्मेदारी है कि इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाना। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है इसको लेकर सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और 2 दिवसीय जो उनका दौरा है वो लगातार अभी जो है वहां पर चल रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लोकसभा के जो चुनाव है उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 5 जो है लोकसभा सीट उत्तराखंड में है, जिनको लेकर यहाँ पर किस तरीके से कार्य जो है चुनाव के दौरान किया जाना है या फिर जनता के बीच में जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस दौरान जाएंगे, क्या कुछ रणनीति इस दौरान रहेगी, तमाम जो बूथ हैं उसको लेकर के जो है इसमें चर्चा की जानी है कि बूथों को लेकर के किस तरीके से कार्य किया जा सके। पार्टी को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं उत्तराखंड में भी। वहीं केंद्र की भी अगर बात करें तो केंद्र भी जो है लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो अभियान है, जो
कार्यक्रम है वो इस दौरान रखे जा रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि हर तरह से लोकसभा का जो चुनाव होना है उसमें पूर्ण बहुमत के साथ पांचों लोकसभा में उत्तराखंड में जीत हासिल करने का जो यहाँ पर लक्ष्य इस दौरान रखा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण जो है उसको माना जा रहा है। और अब की बार 400 पार के नारे के साथ जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में आगे बढ़ते हुए भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो लगातार जो है उनका यहाँ पर प्रयास यही है कि अब की बार 400 पार के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ा जाए। और काफी जो महत्वपूर्ण यहाँ पर जिम्मेदारी भी जो है इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बन जाती है लोकसभा चुनाव को लेकर के, उस पर जो है पूरी तरीके से कार्य किया जा सके, तो इसको लेकर जो है तमाम प्रयास इस दौरान किए जा रहे हैं। जी विनय, जिस तरह से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर, उसकी तैयारी पर नजर डालें उत्तराखंड में, और उसी तरह से अगर हम देखें जिस तरह से आगामी जो अभी कुछ वक्त पहले जब उपचुनाव हुए थे और जो अनेक चुनाव हुए हैं उनमें भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की है, तो जिस तरह से पूरे अगर हम माहौल को समझें तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही माहौल देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, इसे देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार जो है उत्तराखंड में है और काफ़ी मजबूती के साथ जो है भाजपा लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम जिस तरीके से जो कांग्रेस हैं, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, वो भी इस दौरान बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है भाजपा उत्तराखंड में पूरी तरह से मजबूत है। और जो तमाम जो अभियान इस दौरान उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं, गांव चले अभियान की बात की जाए या फिर अब लाभार्थी अभियान की जो शुरुआत है वो भी भाजपा उत्तराखंड में करने वाली है कि किन लोगों को जो है कितना लाभ राज्य सरकार की योजनाओं से मिला है, केंद्र सरकार की योजनाओं से जो है कितना जो लोग हैं उत्तराखंड के वो लाभान्वित हुए हैं। तमाम जो प्रयास हैं इस दौरान उत्तराखंड में धामी सरकार के यही है कि हर तरह से जो यहाँ पर जो लोग हैं उनको किस तरीके से जो है इन सभी चीज़ों का लाभ मिल सके, क्या कुछ और दुरुस्त व्यवस्थाएं जो है उनके लिए की जा सके। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें काफी जो है अच्छा जो यहाँ पर देखा जा सकता है कि काफी अच्छा जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, वो लगातार विकास को भी उत्तराखंड में देख रहे हैं। सीएम धामी युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो भी इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की जनता जो है यहाँ पर इस बार लोकसभा चुनाव में नजर आएगी। और जो है यहाँ पर बात अगर चुनाव की जाए, लोकसभा चुनाव के जो यहाँ पर रिजल्ट आएंगे या फिर किस मजबूती के साथ जो है उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, या फिर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है लगातार रात्रि प्रवास भी उन्होंने किया है, सीएम धामी ने भी गाँव चलो अभियान के तहत रात्रि प्रवास किया है, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान लोकसभा चुनाव में इनकी जिम्मेदारी मानी जा रही है। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया काफ़ी अहम जिम्मेदारियां इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई है। उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, इसकी तैयारी में प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जुटा हुआ है। धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के बाद हालात सामान्य करने की कवायद तेज हो गई है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक ली, जिसमें एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हिंसा हुई उसे लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब प्राथमिकता लोगों को बेहतर माहौल देना है। इसके लिए लोग भी भाईचारा बनाए रखें। हुआ 8 फरवरी में वो दुर्भाग्यपूर्ण था, वो एक काला दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। यानी यह है कि पूरे राज्य में और पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में उसकी जो छवि गंदी हुई है हम लोगों की, वो यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो पत्थरबाजी हुई और आप लोगों की गाड़ियाँ जली, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। साथ साथ सफाई कर्मचारी जो निष्पक्ष तौर पर सफाई का काम करते हैं, सेवा भाव करते हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। जिन्होंने दंगा किया है, दंगाइयों के लिए यकीनन आपके दिल में नहीं, मेरे दिल में बहुत नफरत है कि उन लोगों को कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है और निष्पक्ष तौर पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो ठीक है। आगे के लिए मैं अपील अपनी जनता से और अपने समाज से ये करता हूं कि मुकम्मल तौर पर हमें हर उपरोधियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। शहर में शांति व्यवस्था क्योंकि बनी हुई है और बनभूलपुरा क्षेत्र से भी अब ज़्यादातर हिस्से से हमने कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया है। सिर्फ रात में थोड़ा सा प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं।
तो आगे धीरे धीरे माहौल सामान्य होगा, सभी लोग अपने रोजगार वगैरह पर भी लौटेंगे। तो ऐसे में कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे थे अलग अलग संगठनों से कि वो किसी एक विशेष वर्ग को जैसे काम नहीं करने देंगे या बाइकआउट वगैरह करेंगे, वो चिंताजनक था। उससे शहर का माहौल भविष्य में भी बिगड़ सकता है। तो हमने आज सभी वर्गों के, सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं हल्द्वानी शहर के, उनको बुलाया था। सभी से ये अपील करी गई है कि एक वर्ग विशेष को भी टारगेट ना करें और आपस में भी इस प्रकार की कोई भावना ना रखें गुस्से की या दुश्मनी की, जिससे आगे भविष्य में शहर की शांति व्यवस्था कोई खतरा हो। किच्छा में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर देवरिया टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने एमएसपी पर फसल खरीदने, कर्ज माफी सहित अन्य मांगों को दोहराया। किसानों का कहना था कि 3 कृषि कानून वापसी के दौरान केंद्र सरकार के साथ तमाम मुद्दों पर समझौता हुआ था, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी केंद्र सरकार ने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। किसानों ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। की मांग और मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, उनको शंभू बॉर्डर पर रोककर उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं, अत्याचार किया गया उनके ऊपर, आंसू गैस के गोले। ऐसे तो कोई दुश्मन देश के लोगों के साथ नहीं करता। इतनी बर्बरता हमारे किसानों के साथ वहां पर की गई। उन्हीं को हमारे किसानों के जो उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की गई, उसके किसानों के समर्थन में आज और सरकार के खिलाफ पूरे कुमाऊं के जो टोल हैं वो 3 घंटे के लिए फ्री कराए गए हैं। और सरकार को चिताया गया है कि अगर हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो गाजीपुर के लिए, यहाँ से दिल्ली के लिए तराई से भी जत्थे निकलेंगे, जो वहाँ पर जाके अपनी मांगों के लिए किसानों का समर्थन करने दिल्ली जाएंगे। एमएसपी गारंटी कानून और अन्य मांगों को लेकर पंजाब से किसान संगठन दिल्ली आके अपनी बात रखना चाहते थे सरकार के सामने, लेकिन उनको हरियाणा बॉर्डर के ऊपर रोक दिया गया। आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां, दूसरी गोलियां भी, जहरीला पानी फेंका गया, जिससे एक किसान की मौत भी हो गई और एक जवान की भी मौत हो गई दम घुटने से। आज सांकेतिक रूप से इस टोल के ऊपर बैठे हैं सरकार को ये चेताने के लिए कि सरकार उनको अकेले पंजाब का किसान ही ना समझे। अगर उनके ऊपर अत्याचार सरकार ने बंद ना किया तो पूरे देश से किसान लामबंद होकर दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे, उनकी मदद करने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे। 3 काले कानून लेके आई थी भारत सरकार, उसके विरोध में, तो उस समय वो तो वापस हो गए कानून, लेकिन एमएसपी की गारंटी कानून अभी तक नहीं बना देश में। उसकी मांग हमारी लगातार किसान मोर्चा की चल रही है 3 साल से। उसमें सरकार ने ही वादा किया था कि हम एमएसपी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशानुसार टनकपुर ग्राम नायक गोठ में श्रम विभाग बहुउद्देशीय शिविर के बैनर तले श्रम विभाग के पात्र निर्माण श्रमिकों को ब्लैंकेट व छाते बांटे गए। लगभग 400 से अधिक पात्र निर्माण श्रमिक लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। श्रम विभाग अधिकारी राबिया परवीन ने बताया कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशानुसार ग्राम नायक गोठ में बहुउद्देशीय शिविर लगाकर लगभग 400 पात्र निर्माण श्रमिकों को सामग्री वितरण की गई। श्रम विभाग को सामग्री उपलब्ध होने पर अन्य जगहों पर कैंप लगाकर इस प्रकार की सामग्रियां पात्र श्रमिकों को वितरण की जाएंगी। को वितरण की जा रही है। जो भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम कल्याण बोर्ड द्वारा जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक होते हैं, ये सामग्री उनके लिए वितरित की जा रही है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे धामी जी द्वारा ये सामग्री वितरण के आदेश है और इसलिए ये सामग्री आज यहाँ पर लगभग 400 निर्माण श्रमिकों को हम सामग्री वितरण करेंगे। जनपद में वन्य जीव एवं जीवों के अंगों की तस्करी के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए उत्तरकाशी पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। देर रात्रि को थाना पुरोला क्षेत्र में देहरादून नौगांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर जरडा खड्ड के पास एक तस्कर को लेपर्ड की खाल के साथ तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 2 खालें बरामद की गईं। पुलिस द्वारा वन्य जीव की खाल की तस्दीक हेतु वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पुरोला व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में हमारी टीम ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है। कल हमने एक युवक जिसका नाम है वरुण उर्फ लक्की, ये निवासी है नाड़ालाख मंडल का, 29 वर्षीय है। इसको डामटा नौगांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर धर दबोचा है। ये एक संयुक्त ऑपरेशन है जिसमें
हमारी एसओजी की टीम, थाना पुरोला की टीम और वाइल्ड लाइफ की टीम ने ये जॉइंट ऑपरेशन में इस व्यक्ति को 2 तेंदुए की खालों के साथ पकड़ा है। ये 2 तेंदुए की खाल इलीगल जो है इसको बेचने जा रहा था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कीमतें हैं। और इस कार्रवाई में हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत 9/51 धारा में मुकदमा पंजीकृत किया है और ये शेड्यूल 1 श्रेणी का अपराध है जिसमें सजा 7 साल तक की है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के अटल उत्कृष्ट जीआईसी चौमेल में पिछले 7 महीनों से अंग्रेजी प्रवक्ता और एलटी का पद रिक्त चल रहा है, जिसकी वजह से छात्रों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। विद्यालय के एमएसपी अध्यक्ष अजय बिष्ट और क्षेत्रीय लोगों में शिक्षा विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर एसएसपी अध्यक्ष ने एडीएम हेमंत वर्मा को ज्ञापन सौंपा और जल्द विद्यालय में अंग्रेजी अध्यापकों की तैनाती की मांग की। अध्यक्ष अजय सिंह बिष्ट, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज चौमेल। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आज माननीय अपर जिलाधिकारी चंपावत जी के माध्यम से मिला और मैंने अपने चौमेल जीआईसी की जो समस्या थी कि अटल उत्कृष्ट है, इंग्लिश मीडियम है, लेकिन वहाँ अंग्रेजी के अध्यापक दोनों नहीं हैं, जिसमें बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। बल्कि पिछले साल ही लगभग 70-80% रिजल्ट अंग्रेजी विषय में खराब रहा। उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार इस विषय को बार बार उठाया, बार बार मीडिया के माध्यम से या जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मैंने लगातार सूचना दी, लेकिन इसमें अभी भी तक कोई अमल नहीं हो पा रहा है, जिसमें नज़दीकी एग्जाम शुरू होने पर हैं, लेकिन दोनों अध्यापक नहीं हैं। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा के अधिकांश विधायक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा मंडल में विधान भवन में बजट सत्र न करने के पक्ष में नहीं दिखे। बता दें कि भराड़ीसैंण की बर्फीली ठंड ने लगभग 40 विधायकों के वहां जाने के इरादे को ठंडा कर दिया है, जिसके बाद विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि इस बार का बजट सत्र देहरादून में कराया जाए। देखिए, ठंड लगने या न लगने का तो कोई विषय नहीं है, न कोई प्रसंग इस बात का है। अभी हमारे सारे विधायकगण, सभी पार्टी के नेतागण गांव-गांव में गए हैं, रात्रि को प्रवास किया है। वो आपने 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी स्थित गांव है और देहरादून में स्थित गांव भी हैं। सभी गांव में जाने का हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए गैरसैंण में अगर कोई कार्यक्रम तय होता है सरकार के द्वारा तो सभी विधायक जाएंगे। हर वर्ष चारधाम यात्रा शुरू होगी और वो समय वही होता है और सरकार ने पिछली बार बहाना किया, अगर फरवरी और मार्च में भी हम नहीं कर सकते तो हमने उसको राजधानी घोषित क्यों किया। इसमें चाहे वो किसी ने भी दस्तखत किए हैं, मेरी जानकारी होता कभी कभी ऐसा होता है एक ही विधायक एक पत्र में दस्तखत करा लेता है, उसमें बाद में लिखा जाता है, हो सकता है उस तरीके की बात रही हो। लेकिन जिन भी जनप्रतिनिधियों ने गैरसैंण में सत्र बुलाने का विरोध किया है, निश्चित ही उन्होंने जो शहीद हैं उनकी भावनाओं का, आंदोलनकारियों की भावनाओं का को ठेस पहुंचाने का काम किया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा सत्र संचालित करवाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देहरादून में ही विधानसभा का सत्र संचालित किया जाना चाहिए अथवा उसे राजधानी घोषित किया जाना गलत है। जनपद उत्तरकाशी में विद्युत विभाग का सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का बकाया है, जिसमें विकास भवन सहित शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित नगरपालिका पर करोड़ों रुपए का विद्युत बिल बकाया है। यूपीसीएल ने सभी विभागों को भुगतान करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अगर 1 मार्च तक ये विकास विभाग भुगतान नहीं करते हैं तो जनपद के कई विभागों की बिजली काट दी जाएगी। नगरपालिका का कहना है कि वो जल्द ही बकाया बिल का भुगतान करेगी। ऐसे में अगर नगरपालिका की बिजली कट जाती है तो जनपद मुख्यालय अंधेरे में डूब जाएगा। के द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपना विद्युत बिल का भुगतान समय से कर दें। अभी तक की जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो बकाया है वो नगर पालिका उत्तरकाशी पर है, 2,94,00,000 रुपया। एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर है 30 लाख रुपया, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर है 14 लाख रुपया, फॉरेस्ट पर है 6 लाख रुपया, पुलिस पर है 3 लाख रुपया और अदर्स मिला के 20 लाख है। टोटल जो धनराशि है वो लगभग
3,70,00,000 रुपए की है। तो इनको सबको नोटिस दे दिए गए हैं और व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कर्मचारी अधिकारी इनसे संपर्क कर रहे हैं। अगर विभागों के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो हम इनके विद्युत संयोजन काट देंगे। योजना बनाई है। वर्तमान में हमारा इसी हफ्ते हम लोग लगभग 50 से 55 लाख रुपए का बिल हमने बना लिया है, पेड करेंगे। फिर हमारी जैसी राज्य वित्त की अगली किस्त आएगी उसमें से भी इस तरह से हम लोग 50 लाख के आसपास हम लोग उन्हें फिर पेड करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इसको ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि राज्य वित्त से हमें तनख्वाहें भी देनी पड़ती हैं और पेंशनर के लिए भी होता है वो पैसा। तो जो भी हमारा पैसा उसमें बचेगा उसके लिए मिनिमम 50 लाख रुपए तो हम हर किस्त में हम भेजेंगे। पूर्व के लिए तो मैं कुछ ऐसे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मेरे को भी 1 साल हुआ है। तो इसमें मैंने अभी तक 2 बिल, दूसरा बिल मैं रनिंग में ला रहा हूँ। एक इससे पहले हमने 25 लाख रुपए का बिल दिया था और अब हम 50 लाख का एक और दे रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी में कई डिपार्टमेंटों के समय जो है बिजली गुल होने वाले कारण है कि जो यहाँ पे विभाग है, मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो बकायेदार इस समय विद्युत विभाग है तो वह है नगर पालिका। यहाँ पे जो है नगर पालिका ने जो है 2,30,00,000 रुपए के करीब जो है नगर पालिका पे जो है पिछले 4-5 सालों का जो है विद्युत विभाग का बिल हो रखा है। साथ ही साथ जो है उत्तरकाशी के कई जो ऐसे विभाग है उन्होंने भी कई सालों से जो है विद्युत विभाग का जो है बिल जमा नहीं किया है। और जब विद्युत विभाग के एक्शन है, उनका कहना है कि 1 मार्च को जो है हर हाल में जो है अगर ये बिल जमा नहीं करते हैं तो 1 मार्च को जो है इन सभी डिपार्टमेंटों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। दीपक नोटल, ND24 उत्तरकाशी से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर UPCL ने विभागों को नोटिस थमाए हैं और जल्द ही भुगतान का निवेदन किया है। आपको बता दें विद्युत विभाग का विभागों पर करोड़ों रुपए बकाया है। देहरादून में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने नगर निगम में अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया और समस्याएं सुनी। जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं का लाभ नहीं मिलने, SP बाहुल गांव का समुचित विकास नहीं होने सहित कई समस्याएं उठाईं। विकास भवन में समीक्षा बैठक होती है जो अनुसूचित जाति से संबंधित योजनाएं और गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, जो यहाँ कई प्रधान और जनप्रतिनिधि हैं, कल हमने हरिद्वार में भी की थी। जो धरातल पर उनको दिक्कत आती है वास्तविक रूप से क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि बता पाता है, तो उसी के माध्यम से एक हमारा आज इसमें जो हमारे SC सिर्फ, क्योंकि सभी को नहीं बुलाया गया था, जो अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था और उनसे फीडबैक लेकर समीक्षा करके उसमें कहाँ उस सुधार करने की आवश्यकता है, उसके लिए इन लोगों को से सुझाव मांगे गए और इनकी जो समस्या है उनको भी सुना गया। देहरादून में कांग्रेसियों ने AICC और युवा कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने से नाराज होकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने यह प्रदर्शन महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी के नेतृत्व में किया। ये प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। इससे पहले कांग्रेसी प्रदेश मुख्यालय में एकत्रित हुए और जुलूस की शक्ल में आयकर भवन की तरफ बढ़े। तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आयकर भवन से पहले ही सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग के माध्यम से रोक लिया। कांग्रेस जनों ने वहां भाजपा सरकार का पुतला दहन करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक दलों को काम नहीं करने देना चाहती है और विपक्षियों को लगातार परेशान किया जा रहा है। के लिए ये स्वस्थ जो इन्होंने प्रक्रिया अपनाई है बिल्कुल गलत है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और इंडियन यूथ कांग्रेस के जो खाते सीज किए गए हैं, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ भाजपा बोल रही है 400 पार 500 पार। अगर आपको इतना विश्वास है तो आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं, हिटलरशाही का रवैया क्यों कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने का इतना प्रयास क्यों किया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और जिसका हम लोग आज विरोध कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। राजनीतिक दलों को काम नहीं करने देना, अपने विपक्षियों को हर तरीके से परेशान करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। देश को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब चुनाव प्रक्रिया लगभग प्रारंभ हो चुकी है, लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया, सारे राजनीतिक दल उसकी तैयारी में लग गए हैं, तो ऐसे समय में एक राजनीतिक दल के खातों को आप सीज कर रहे हैं, सारे खातों को सीज कर रहे हैं, एकाध को नहीं कर रहे हैं, सारे खातों को सीज कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस जो लेजिटिमेट उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो वैधानिक गतिविधियां हैं, उनको भी न कर पाए।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।